चिड़िया रानी, सब तैयारियां अच्छे से हो गई है ना? जी जी तर भैया, मैंने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन सुना है नए राजा जी को लाल मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद है। बस वही ढूंढ रही हूँ। लाल मिर्ची नहीं मिल रही मुझे कहीं से। सब पक्षी नए राजा को वेलकम करने के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि उस जंगल का राजा एक तोता था जो एक हादसे में मर गया था। उस तोते राजा का एक बेटा दूसरे जंगल में रहता था और वो आज इन पक्षियों का राजा बनने वाला था और वो आज ही इस जंगल में आने वाला था। चिड़िया रानी, मुझे पता है कि लाल मिर्ची कहाँ से मिलेगी। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन कौवे कहाँ? जंगल के बाहर जो साथ वाला गांव है, वहाँ एक किसान ने लगाई हुई है लाल मिर्ची। चलो हम वहाँ से ले आते हैं। और फिर चिड़िया और कौवा लाल मिर्ची लेने चले जाते हैं। जल्द ही वो जंगल के बाहर हिस्से में पहुंच जाते हैं और वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे, वो देखो सामने कितनी ज्यादा लाल मिर्ची के पौधे हैं। आज तो राजा जी खुश हो जाएंगे। लेकिन वो सामने भी देखो, कोई इंसान खड़ा है अभी फसल में। हमें अभी इंतजार करना होगा। जब तक ये इंसान यहाँ से नहीं जाता, हम यहीं बैठेंगे। कौवे, हम आहिस्ता आहिस्ता उठकर एक दो मिर्ची तोड़ लेते हैं। इससे कौन सा पता चलेगा उस इंसान को? नहीं चिड़िया, मैं इंसानों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनके पास तीर कमान छुपाए हुए होते हैं और जैसे ही किसी पक्षी को देखते हैं वे ही मार देते हैं। रानो चिड़िया, मेरी माँ कहा करती थी कि कालू, कि पक्षियों पर विश्वास कर लेना, लेकिन कभी किसी इंसान पर विश्वास ना करना। वो ऐसे काफी समय इंतजार करते हैं, लेकिन वो इंसान था कि वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब बैठ बैठ कर थक गए तो कालू कौवे ने चिड़िया से कहा, चिड़िया, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा करीब जाकर देखता हूँ। और फिर कौवा उस इंसान के थोड़ा पास जाता है। चिड़िया चिड़िया आ जाओ, चिड़िया आ जाओ, मैं भी आज पागल बन गया। ये भी चौका है। और फिर रानो चिड़िया कौवे के पास चली आती है। कौवे, ये क्या है? ये तो कोई इंसान जैसी चीज है, लेकिन इंसान तो नहीं है। इसलिए तो हम पागल बन गए। ये इंसान बहुत तेज होते हैं। हम पक्षियों को डराने के लिए नकली इंसान बनाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे हम उल्लू बन गए, ऐसे सब पक्षी भी उल्लू बन जाते हैं और वो इस नकली इंसान से डरते हुए फसल में नहीं आते। कितने कंजूस हैं ये इंसान भी। हम मासूम पक्षियों को थोड़ा बहुत दाना खाते देख नहीं सकते, और जो तेज हवाओं से फसल गिर जाती है, इस पर भी तो सब्र करते ही है ना। इनका बस नहीं चलता चिड़िया। अगर चले तो इन हवाओं से भी हिसाब लें और हवाओं को रुपए देकर दूसरे की फसल में भेज दें। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कौवा जोर जोर से हंसते हैं। चलो अब कौवे, पहले ही बहुत देर हो गई है। राजा जी भी शाम तक आ जाएंगे। अभी जाकर दूसरे इंतजामात भी देखने हैं। और फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से थोड़ी लाल मिर्ची लेकर वापस चले जाते हैं। जल्द ही वो वापस पहुँच जाते हैं। कबूतर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा होता है। चिड़िया और कौवे लाल मिर्ची लेने गए थे या पिकनिक मनाने? इतनी देर लगा दी तुमने। कबूतर जी, वो तो मैं था जो ले आया लाल मिर्ची। अगर कोई और पक्षी होता तो वहीं बैठा इंतजार करता रहता उस इंसान के जाने का। और फिर चिड़िया कबूतर को उस बिजोका के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कबूतर भी बहुत हंसता है। कालू जी, अगर 2 मिर्ची ज्यादा है तो मैं भी टेस्ट कर लूं। आखिर मैं भी राजा जी के परिवार में से ही हूँ। तोता जी, नाम भी ना लेना लाल मिर्ची का, बहुत मुश्किल से लाया हूँ। तुम जल्दी से अमरूद ले आओ, वरना राजा जी से तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारे जुम्मे अमरूद हैं। और फिर तोता जल्दी जल्दी अमरूद लेने चला जाता है। और फिर ऐसे सब इंतजामात पूरे हो जाते हैं और शाम को राजा जी भी आ जाते हैं। मौसम बहुत सर्द था और रात तो कुछ ज्यादा ही सर्द थी इन दिनों, इसलिए पक्षियों ने राजा जी के घर को अच्छे से गर्म कर दिया हुआ था। और फिर आखिर तोता राजा आ ही जाते हैं। राजा के साथ 2 फौजी भी थे जो उल्लू थे, और वो तोता राजा के दाएं और बाएं थे।
पक्षियों, जैसा कि आप सबको संदेश मिल ही चुका है कि मैं आज ही तुम पक्षियों का राजा हूँ। मैं अपनी पूरी प्रयत्न करूँगा कि तुम सब में बेहतर न्याय कर सकूं और सब पक्षियों का अच्छे से ख्याल रखूं। अगर किसी पक्षी को मुझसे कोई बात करना हो तो वो सीधा मेरे घर आकर मुझसे मिल सकता है। हाँ, लेकिन रात को मैं जल्दी से सो जाता हूँ, इसलिए जिस पक्षी को भी कोई काम हो दिन में ही मुझसे मिल लिया करे। और फिर राजा जी से पक्षियों का परिचय कराया जाता है। राजा जी, सबसे पहले आपको इस चिड़िया का बताता हूँ। राजा जी, इस चिड़िया का नाम रानो चिड़िया है और ये बहुत मेहनती है। हमारे जंगल में अगर किसी भी पक्षी को भोजन ना मिले तो उसे रानो चिड़िया के घर से भोजन मिल जाता है। चिड़िया रानी, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जैसी मेहनती चिड़िया मेरे राज्य में रहेगी। राजा जी, हम भी पूरी आशा करते हैं कि आप भी हम पक्षियों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो राजा जी, ये कौवा है, कालू है नाम इसका, और हमारे जंगल की रौनक इस कालू कौवे के कारण ही है। क्योंकि राजा जी, कोई कितना भी परेशान हो, जब एक बार कालू से मिले तो उसकी हंसी जरूर निकल जाती है। क्यों भी उल्लू जी, ऐसा क्या है इस कालू में? कुछ नहीं जी, बस 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में सबसे पहला फैसला भी शायद आप यही करेंगे कि कालू ने किसी पक्षी का भोजन चुरा लिया है। ये सुनकर सब पक्षी हंसते हैं। राजा जी, उल्लू बड़े हैं ना, इसलिए मजाक कर रहे हैं। और राजा जी, ये कबूतर है, ये कई जाति से आपके घर के बाहर ड्यूटी दे रहा है। ये अंगरक्षक है आपका, आप जब भी चाहें चेक कर सकते हैं। ये कभी भी अपनी ड्यूटी में लापरवाही नहीं करता। कबूतर, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर और ये जानकर भी कि तुम कई जातियों से इस राज्य के अंगरक्षक हो। राजा जी, मेरे पिताजी भी यही ड्यूटी करते थे जब आपके पिताजी राजा थे। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा, कभी भी अपनी ड्यूटी में लापरवाही ना करना, क्योंकि जब राजा सोता है तो वो हमारे विश्वास पर ही सोता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कबूतर तुमसे बात करके। और फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते। दूसरी सुबह राजा जी अपने नए राज्य को देखने के लिए बहुत बेचैन था और वो अपने फौजी उल्लुओं के साथ अपने राज्य में एक उड़ान लेने निकल जाता है। वो सारा जंगल घूमता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है और फिर वहाँ एक बुलबुल आ जाता है। ने राजा जी, मुझे न्याय चाहिए। क्या हुआ बुलबुल, क्यों इतनी घबराई हुई हो? राजा जी, आज रात पहाड़ों वाले उल्लू आए थे और मेरा सारा घोंसला तोड़ गए। मैंने बहुत मिन्नती की उन उल्लुओं की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। फौजी उल्लुओं, सुन रहे हो अपने परिवार के उल्लुओं के काम? तुम दोनों जाओ अभी इस समय पहाड़ों वाले उल्लुओं को मेरा संदेश दे आओ और उन्हें कहना कि अब इस जंगल का राजा मैं हूँ, तोता। अगर आइंदा से कभी भी इस जंगल की तरफ मुंह किया तो फिर ये ना कहना कि राजा ने बताया नहीं था। और फिर बुलबुल खुश होकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और तोता राजा अपने दरबार की तरफ चल देता है। ये शाम बहुत ज्यादा सर्द थी और साथ हवा भी चल रही थी, जिसने इस सर्दी को और भी बढ़ोतरी दे दी थी। तोता राजा जैसे ही अपने दरबार के पास पहुंचता है तो वो कबूतर को वहां देख रुक जाता है। कबूतर, तुम इतनी ठंड में कैसे ये ड्यूटी कर रहे हो? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? राजा जी, हम गरीब पक्षियों को बस एक समय के भोजन की फिक्र होती है और मैं सारी रात इसी खुशी में गुजार देता हूँ कि सुबह होते ही मुझे राजा जी के दरबार से 2 दाने मकई के मिलेंगे, जिन्हें मेरे बच्चे खाकर अपना पेट भर लेंगे। बस इसी खुशी से मुझे जरा भी ठंड नहीं लगती। लेकिन मैं नया राजा हूँ, मैं ये सब नहीं देख सकता। मैं अभी दरबार से तुम्हारे लिए गर्म चादर भेज देता हूँ जो तुम्हें ठंड से बचाएगी। दरबार के अंदर चिमनी में आग जल रही थी और कमरा भी काफी गर्म था। राजा जी को आते ही नींद आ गई और वो भूल गया कि उसने तो कबूतर से गर्म चादर का वादा किया है। और फिर सुबह हो जाती है।
चिड़िया और कौवा जैसे ही राजा जी के दरबार में किसी काम से आते हैं तो देखते हैं कि कबूतर वहाँ मरा पड़ा था। कौवा उसके पास जाता है और देखता है कि कबूतर के पास एक पत्र पड़ा था जो राजा के नाम था। चिड़िया और कौवा वो पत्र लेकर राजा के पास चले जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि कबूतर मर गया है। और फिर बूढ़ा उल्लू वो खत पढ़ता है। मेरे राजा जी, मैंने बहुत सारी रातें इस ठंड में गुजारी। मैंने बहुत हवाएं देखी लेकिन मुझे कभी ठंड नहीं लगी। लेकिन आज मैं हार गया इस ठंड से, क्योंकि आप मुझे झूठी आशा दे गए थे गरम चादर की। और राजा जी, मैंने बहुत समझाया खुद को कि राजा जी के वादे ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान बार बार गरम चादर की तरफ गया और मैं भूल गया वो खुशी जो मुझे 2 दाने मकई के लेने पर मिलती थी। और आपकी वो झूठी आशा मेरी जान ले गई। ये पत्र सुनकर सब पक्षियों की आंखों में आंसू थे और राजा तोता भी रो रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी किसी को झूठी आशा ना दो और कभी भी चलते चलते ऐसी बात ना कर दो जिसे दूसरा सच समझकर अपनी आशाएं तुम्हारे झूठ से जोड़ दे।